थैंक यू सो मच माधुरी मैम के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये वर्चुअल मंच का संचालन कर रहे हैं। और वार्म वेलकम के लिए भी माधुरी जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी फैमिली मेंबर्स आप यहाँ मौजूद हैं, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार हम फिर से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करेंगे। ओके। और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप जबरदस्त तरीके से मेरा वेलकम कर रहे हैं। चैट बॉक्स में मैं रेगुलर देख रहा हूँ, वेलकम मैसेज मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार स्नेह और आशीर्वाद ही है जो हमें इस काम को करने के लिए और प्रेरणा देता है। सीखते हैं और जो सीखते हैं उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, और सीखने सिखाने का ये कार्यक्रम ही जो है हमें सेहतमंद कर देता है, हमें खुश कर देता है, अपने जीवन में खुशियां आने लगती है। और ये जो चलन है, ये जो परंपरा है, ये अपनाकर 6 साल पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इससे मेरा जीवन बदला है, ना केवल सेहत के मामले में बल्कि जीवन के दूसरे पैरामीटर जो होते हैं उस पर भी जीवन बिल्कुल बदल चुका है। तो वेलकम करता हूं आप सभी का। और आज शुक्रवार है, शुक्र है कि शुक्रवार है। और शुक्रवार के दिन हम एक बहुत ही डिटेल में सीखते हैं, क्योंकि एक ऐसे छोटे छोटे जानकारियां जब तक ज्ञान नहीं बनती है, क्योंकि जानकारियां इंफॉर्मेशन होना एक अलग चीज है और नॉलेज होना एक अलग चीज है। और हमें क्लब में जो सिखाया जाता है वो नॉलेज सिखाई जाती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अपुष्ट भी हो सकती है, विदाउट फैक्ट्स भी हो सकती है, लेकिन जो नॉलेज है वो विद फैक्ट होती है, उसमें तथ्य होते हैं। ठीक है, तो हमेशा जानकारियों में और नॉलेज में हमें अंतर करना सीखना चाहिए, क्योंकि जानकारी कहीं से भी मिल सकती है, कोई भी दे सकता है, लेकिन नॉलेज वही सिस्टम देता है जो उसके काबिल होता है, जो उसके लायक होता है। और हमें यहाँ पूरी हमारे सीनियर वेलनेस कोचेस हमें सिखाने में लगे हुए हैं। और यही काम करते करते, जैसा मैंने पहले बताया, जीवन लगभग से ऑलमोस्ट बदल चुका है। तो चलते हैं पीपीटी की तरफ। और आज जो मुझे क्लब ने जिम्मेदारी दी है, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है, लिंक के माध्यम से आप सभी के पास एक फ्लायर भी आया है जिसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज। आज हम उस पर बात करेंगे। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर करने से पहले एक बार मैं डेटा लेना चाहता हूं, कितने ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं अभी इस क्लब में जो कि कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से आज भी जूझ रहे हैं। आज भी जूझ रहे हैं, यानी कि उनको ये ट्रिगर करता है, ये प्रॉब्लम जो है कब्ज की प्रॉब्लम, वो उनको एहसास करवाती है कि हाँ ये हमें है। आप एक बार हैंड रेस करके बताएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा और डेटा मेरे सामने आ पाएंगे। और वो फैमिली मेंबर भी अपना हैंड रेस कर लें जो क्लब में आए थे किसी भी दूसरे रीजन से, लेकिन इस प्रॉब्लम को भी वो फेस कर रहे थे, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को फेस फेस कर रहे थे, और उनके कुछ भी परिणाम रहे हो। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में हैंड रेज आ रहे हैं, और कुछ फैमिली मेंबर चैट के माध्यम से भी बता रहे हैं कि यस सर, ये प्रॉब्लम मुझे भी थी। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी ने हैंड रेस किया जिनको भी ऐसा था। और कुछ क्लब मेंबर्स टेक्निकल इश्यूज की वजह से हैंड रेस नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपने अपना सबमिशन दे दिया है फिजिकल हैंड रेस करके। ओके, तो हम तुरंत चलते हैं हमारे पीपीटी की तरफ। ओके, तो पीपीटी यहाँ पर। ओके, यस। तो मैं वेलकम करता हूं आप सभी परिवार जनों का इस प्यारी सी हेल्दी और हैप्पी कम्युनिटी में, इस क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि ये रिजल्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बेसिकली मैं ही हूँ जो बाईं तरफ और दाईं तरफ नजर आ रहा हूँ। और बाईं तरफ वाला जो मैं हूँ, ये कुछ सिम्टम्स से परेशान था मैं। और ये बात आज से 6 साल पहले की है, जब वजन बढ़ रहा था तो बॉडी में अच्छा लग रहा था, मैच्योरिटी फील हो रही थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे खड़े होने का अंदाज, पहले वाली फोटो में देखेंगे तो एक अंदाज बदल जाता है, बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रक्चर बदलता है, तो बॉडी लैंग्वेज भी बदलती है, एटीट्यूड भी बदलता है, सब कुछ बदल जाता है, सेहत भी बदल जाती है, यानी कि खराब होने के फॉर्म में। तो ये सब कुछ चलता जा रहा था और वजन बढ़ रहा था, लेकिन कभी भी मैंने वजन को अपनी दुविधा नहीं नहीं माना, क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा था।
और इसके साथ आने वाले जो मेहमान हैं साथ में, नकारात्मक मेहमान, नेगेटिव जो हमारे मेहमान है वो साथ में आ रहे थे। शरीर में बहुत सी परेशानियां, पैरों में, पिंडलियों में, एड़ियों में दर्द महसूस होने लगा था, नहीं वहां तो दर्द होने लगा था, घुटनों में दर्द महसूस होने लगा था मुझे। बैक पेन का इशू आ गया था, एकाएक मैं यूं कभी कभी सडनली बैठ जाऊं तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, या सडनली कभी भागना पड़े, दौड़ना पड़े तो मेरी सांस फूला करती थी। और सीढ़ियां लगातार मैं एक मंजिल से ज्यादा नहीं चढ़ पाता था। एक मंजिल भी इसलिए चढ़ता था आराम से क्योंकि मैं रहता फर्स्ट फ्लोर पे हूं, तो वो मेरी आदत बन चुकी थी पहली मंजिल को चढ़ना। इसके अलावा सर्वाइकल पेन का इशू था, स्वभाव में परिवर्तन और चिड़चिड़ापन, भारी कामों से बचने की कोशिश करना। और कोई व्यक्ति अगर बता देता था भारी काम करना, तो वो व्यक्ति मेरे को उस समय विलेन के रूप में नजर आता था। ये सब चीजें चलती जा रही थी। मेरे कोच का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे वजन कम करने की सलाह दी, लेकिन मैंने सिरे से मना कर दिया कि वजन मुझे कम नहीं करना मेरे को। और लेकिन उन्होंने जो प्रॉब्लम्स बताई कि आपको ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो मैंने रिलेट किया, हो नहीं सकता, ये तो हो रहा है। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये सही कह रहे हैं, और एक महीने के लिए मैंने क्लब कम्युनिटी ज्वाइन किया। और उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर मेरे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हुए, और वजन करीबन 2.5 किलो कम हुआ, महीने में 4.5 किलो वजन कम करके वो जितने भी नकारात्मक सिम्टम्स थे सारे के सारे एक महीने के अंदर अंदर गायब हो गए। और फिर मुझे लगा कि अगर 4.5 किलो वजन कम करके इतना परिवर्तन आ सकता है तो क्यों ना आइडियल वेट को टच कर लूं। देन उसके बाद 2.5 महीने में 13 किलो वजन कम करके आज मैं और मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, खुश है, और एक अच्छी संगति को बिलोंग करते हैं। मेरी वाइफ ने यहाँ से 17 किलो वजन कम किया है आफ्टर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद जो वजन बढ़ता है, तो मीनाक्षी ने बहुत ही अच्छा अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, मुझसे भी ज्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। क्योंकि एक कंपटीशन हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी होना चाहिए, स्वस्थ कंपटीशन, स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो ये मेरा परिचय है, और आगे बढ़ते हैं। और जिस, सॉरी, ये गलत पीपीटी लग गई है, मैं दोबारा से पीपीटी चेंज करता हूँ। ओके, ये आप मुझे समय दे। ठीक है जी। तो आई थिंक पीपीटी शो हो चुकी होगी। माधुरी जी ओके है? ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पे, यानी कि कब्जियत। हम जानेंगे कब्ज क्या होता है, और कब्ज के मामले में लोगों की अवधारणा अलग अलग है, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, और अलग अलग तरीके से ही तय करते हैं कि कब्ज मुझे है या नहीं है। एक ही सिम्टम के दो व्यक्ति, एक कहता है कि मुझे कब्ज है और एक व्यक्ति कहता है मुझे कब्ज नहीं है। यानी कि कब्ज की कोई ऐसी पर्टिकुलर परिभाषा जो है, हम आम जो व्यवहार में अभी तक नहीं ला पाए हैं कि कैसे तय करें कि मुझे कब्ज है। क्योंकि किसी को कुछ हो जाता है तो वो कब्ज बता देता है, और किसी को बहुत कुछ हो जाता है तो भी वो कब्ज नहीं बताता है, और उसको अपने तरीके से रेमेडी करता रहता है, लेकिन ये तय नहीं कर पाता है वो व्यक्ति कि मुझे कब्ज है। तो कब्ज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, कब्ज कोई बेसिकली कोई बीमारी नहीं होती है। कब्ज एक लक्षण होता है, और वो लक्षण हो सकता है आपकी जीवन शैली से संबंध रखता हो। मैं फिर रिपीट करूंगा, कब्ज कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है। और लक्षण जो है हो सकता है आपकी जीवन शैली के कारण हो सकता है आपके भोजन के कारण हो सकता है आपकी आदतों के कारण हो, या किसी बीमारी के कारण। अगर आपको कोई बीमारी है, उसका प्रभाव भी कब्ज के रूप में हमें दिखाई देता है। शब्दों पर गौर करना, क्योंकि ये फंडामेंटल्स जो है ना, कभी कभी हमें किसी भी चीज का डिसीजन लेने, नेगेटिव और पॉजिटिव डिसीजन दिलवा देता है। तो मैंने कहा कि अगर आपको कोई बीमारी है जिसकी आप दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको वो है, उसका प्रभाव के कारण भी हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या दिखाई दे सकती है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है? तो कब्ज, एक बात ध्यान रखना, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट में डाल ले, कब्ज कोई बीमारी नहीं है, ये केवल एक लक्षण मात्र है, कुछ कारकों का, कुछ जो है अब पैरामीटर्स का एक जो है इफेक्ट, एक लक्षण है, सिम्टम।
ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे तय करें कि हमें कब्ज है। कोई व्यक्ति कैसे तय करेगा कि मुझे कब्ज है। जैसा मैंने कहा ना, कुछ तो मानते ही नहीं है कि कब्ज है, बोले नहीं नॉर्मल है, ये तो कोई खास बात नहीं है और हो जाता है। ऐसी अब है, उसको भी मालूम है, अंदर से तो मालूम है उसको भी, लेकिन वो बहुत हल्के शब्दों में जो है उसको टालम टोली कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पर कब्जियत का जो एक साइंस जो कहता है वो ये कहता है कि आपका जो बॉवल मूवमेंट्स है, ठीक है, तो वो जो आप मल बाहर करते हैं वो अगर कंप्लीटली हो चुका है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीटली, उसको खाली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर रेगुलरली नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कब्ज के शिकार हो सकते हैं। ऐसा हम, ये प्राइमा फेसी कारण दूसरे, अभी ये कारण नहीं है, अभी ये कारण नहीं बता रहा हूं मैं कब्ज के, मैं बता रहा हूं कि किन परिस्थितियों में हम ये माने कि कब्ज हो सकता है। ठीक है। तो आपका बाउल मूवमेंट जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, खाली नहीं हो पा रहा है, आपको लगता है कि अभी भरा भरा सा है, मुझे एक बार दो बार तीन बार और जाना पड़ता है इस स्थिति में, और रेगुलर आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। देन इसके बाद, और ये जो हमारा बाउल मूवमेंट है वो अगर आपके सप्ताह में 3 से कम बार हो रहा है, यानी कि आप 3 दिन में एक बार अगर आप लेटरिन जा रहे हैं, आप फ्रेश होने जा रहे हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपको कब्ज है। और कब्ज का कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि कब्ज देखो कभी कभी, मैं इस पे आगे भी बात करूंगा, ये दूसरे कारणों से भी होता है जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पर्टिकुलर होता है। ठीक है ना। तो हमें ये सबसे पहले तय करना होगा। लक्षणों पे तो हम बाद में बात करेंगे कि इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, लेकिन सबसे पहले हम ये तय करें, अगर आप वीक में 3 बार से भी कम अगर आप लेटरिन जा रहे हैं, इसका मतलब है आपको एक एक्सट्रीम लेवल का कब्ज आप फेस कर रहे हैं। हो सकता है आप अभी इसको नहीं मान पा रहे हो या इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हो। ऐसा बच्चों के साथ होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 4 4 5 5 दिन पॉटी नहीं आती है, तो घर वाले जब नए नए जो पेरेंट्स बने होते हैं ना, जिनके घर में नया बच्चा पहली बार, तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं, बच्चा जो है पॉटी नहीं जा रहा है, 3 दिन पहले गया था, 4 दिन पहले गया था, लेकिन वो सब घर में मैनेज हो जाता है, वो रेगुलर, वो सब नॉर्मल चीजें होती है, वो सब हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से, मैंने बताया ये बहुत कॉमन सामान्य प्रॉब्लम है, कब्ज कोई घबराने वाली या चिंता करने वाली या बहुत ज्यादा डायग्नोज करवाने वाली प्रॉब्लम नहीं है कि साहब हम जो है मेडिकल फील्ड की तरफ भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं दवाइयों की तरफ, दुकानों की तरफ। ये एक सामान्य एक समस्या है, और इस सामान्य समस्या से दुनिया का हर व्यक्ति, इस सामान्य समस्या से दुनिया का हर व्यक्ति कभी ना कभी फेस करता ही करता है इसको। हर व्यक्ति के साथ जीवन में ये समस्या आती है कि वो कब्ज को फेस करेगा कभी ना कभी। कारण अलग अलग हो सकते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चाहे एक दिन के लिए ही वो कब्जियत को फील करे, फेस करे, लेकिन वो करता है ओकेजनली। इसमें लिखा हुआ है एवरीवन एक्सपीरियंसेस इट ओकेजनली। अवसर के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से व्यक्ति इसको फेस करता है। ठीक है। अब परिस्थितियां क्या होती है कि मान लीजिए बहुत से ऐसे फैमिली मेंबर्स है, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि क्या परिस्थितियां हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए हम कभी देर रात जग जाते हैं कि हमें सुबह तक जागना पड़ा, घर में कीर्तन है, जागरण है, शादी है, और उसके बाद जब हम सो जाते हैं, उसके बाद जब हम सो जाते हैं और तो जब दोबारा जागते हैं तो पता चलता है कि हमें तो बावल मूवमेंट्स हो ही नहीं रहा है, हमें लैट्रिन करने की इच्छा हो ही नहीं रही है। होता है ऐसा किसी के साथ? जब हम देर रात जागकर जब सो जाते हैं और जब दोबारा उठते हैं तो आप देखो पूरे दिन हमें फ्रेश होने का मन नहीं करता है। ये परिस्थिति वश हुआ, ये ओकेजनल हुआ। जैसे
अब कई लोग होते हैं, उनको कहीं जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, टूर पर जाते हैं, तो उन्हें अपनी मनपसंद जगह नहीं मिलती है फ्रेश होने के लिए, पसंदीदा जगह नहीं मिलती है। कई लोग बहुत चूजी होते हैं कि नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल साफ सुथरा टॉयलेट चाहिए, मुझे इंडियन नहीं चाहिए, मुझे यूरोपियन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। तो या मैं सबके सामने जो है शेयर नहीं, मतलब होता है ना, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है, तो वहां पर जब हमें पर्टिकुलर माहौल नहीं मिलता घर का जैसा, उस स्थिति में भी व्यक्ति कब्ज का शिकार हो जाता है। लेकिन ये ओकेजनली हुआ, अवसर के कारण हुआ, कोई परिस्थितियां ऐसी आई जिस कारण से ऐसा हुआ। देन इसके बाद एक परिस्थिति और बनती है कि हम कभी कभी क्या है, जब शौच करने की इच्छा, अब शौच करने का जो मूवमेंट होता है ना बॉडी में, हम किसी दूसरे काम में लगे होते हैं, कोई ऐसे काम में लगे होते हैं कि वहां से फ्री नहीं होना चाहते हैं। उस स्थिति में क्या करते हैं, हम लेटरिंग करने की जो इच्छा है उसको आप विरोध करते हैं, उसको मारते हैं कि नहीं अभी मैं तो हमारी मानसिकता क्या हो जाती है, और ये जो कारण है वो धीरे 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 वास्तव में कब्ज का कारण बन जाती है। अगर आप एक आध बार ऐसा कर रहे हैं परिस्थितिवश तो कोई बात दूसरी है, लेकिन आपके पास काम ही ऐसा है कि आप बार बार आपके बॉवल मूवमेंट्स को जो है रोक रहे हैं, आप उसको आगे जो है सरकाने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्थिति में भी आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा कुछ कारण है, और वो है सिडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी इसका रिस्क बढ़ता है। मैंने कहा ना, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम इसको बीमारी बना देते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल सिडेंट्री है, अगतिशील आपकी जो लाइफस्टाइल है, जिसमें आप ज्यादा गतिशीलता नहीं रखते हैं, पानी, कुछ लोग तो पानी भी जो है आवाज देकर मंगवाते हैं अपनी मदर को, अपनी वाइफ को, और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल, सारा काम आपका वर्क फ्रॉम होम होता है, आप सोफा पे बैठ के सारे काम कर देते हैं, आप एक जगह बैठ के ज्यादातर काम कर लेते हैं और नेचुरल कॉल पे ही आप उठते हैं, कोई ज्यादा आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या नहीं भी करते हैं। इसके अलावा लो फाइबर इंटेक, आपके जो ये कब्ज है, ये डाइजेशन का इशू है, डाइजेशन का मैटर है। और डाइजेशन का जो न्यूट्रिशन है वो एकमात्र है, वो है आपका फाइबर। अगर आप फाइबर इंटेक किसी भी माध्यम से पूरा नहीं कर रहे हैं, पूर्ति नहीं कर रहे हैं, तो ये जो लक्षण है ये बीमारी में कन्वर्ट होता है। फिर हम इसकी भी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। आपका लो वाटर इंटेक, अगर आप पानी की मात्रा कम लेते हैं, मैं एज ए वेलनेस कोच, जब मैं कुछ महिलाओं से, जेंट्स के मामले में रेशो फिर भी कम है, महिलाओं से जब मैं बात करता हूं तो वो बताते हैं कि हम तो 1 गिलास, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 गिलास पर पूरे 24 घंटे निकाल देते हैं। अगर इस कॉल पर ऐसी महिलाएं हैं तो एक बार इस तरीके से गर्दन हिलाएंगे। यस, मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि अब तो फिर भी वो पीने लग गए हैं, क्योंकि अब वो कम्युनिटी में आ गए हैं, कोच के दायरे में आ गए हैं, अब तो पीने लग गए, वरना कैसा, अब 1 गिलास का भी पता नहीं था, पूरा दिन निकाल देते थे। फिर इसके अलावा आपकी उम्र के साथ आपकी जो स्लीपिंग साइकिल जो बदलती है, उसके कारण भी, मैंने कहा ना, ये ओकेजनली हमारे साथ भी होता है, लेकिन बुजुर्गों में तो क्या होता है, जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती है उनका स्लीपिंग जो साइकिल है वो चेंज होता है, बदलता है। उस स्थिति में भी आप देखिए, ज्यादातर बुजुर्ग, मतलब बुजुर्ग का मतलब जिनकी जीवन शैली और लाइफ स्टाइल और भोजन वगैरह सब अच्छा है ना, वो तो अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन बाकी मामलों में आप देखिए बुजुर्ग भी परेशान हो रहे होते हैं अलग अलग तरीके से। वो अपने लैट्रिन को फ्लश आउट करना चाहते हैं। ठीक है। ओबेसिटी देखिए, ये कारण बहुत, और ओबेसिटी कहते हैं ना, बहुत सी बीमारियों का कारण है, बहुत सी लक्षणों का कारण है। इसलिए आप ज्यादातर बीमारियों का कारण देखेंगे तो वहां मोटापा जरूर लिखा रहता है, और कब्जियत के मामले में भी मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। और देन अब हम ये देखेंगे कि ये तो हमने तय कर लिया कि कब्ज होता क्या है, किसको हम कब्ज माने, और इसके अलावा एक हमारा जो मल है, जो हमारी लैट्रिन है, उसका फॉर्मेट भी हमें बताता है कि क्या हम कब्ज से सफर कर रहे हैं क्या। तो ये मैंने बताया कि अगर आप वीक में 3 बार से भी कम
3 बार से भी कम अगर आप लैट्रिन पास कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको कब्जियत की एक अच्छे खासे लेवल पर प्रॉब्लम हो चुकी है। आपका जो मल है वो मल हार्ड है, कठोर है ना, गांठदार है, मतलब ढेलेदार जो मल होता है ना, वो अगर इस टाइप का आपको मल आ रहा है, आपको लैट्रिन आ रही है, तो आपको सोचना चाहिए कि इस तरीके का जो फॉर्मेट है मल का वो ठीक नहीं है। आपको मल पास करने में डिफिकल्टी हो रही है, आपको जो है कठिनाई हो रही है, आपको दर्द होता है। ठीक है। इसके अलावा आपके रेक्टम जो होता है, जो मलाशय होता है जिसमें हमारा मल इकट्ठा होता है, उसमें कई लोगों को मरोड़ियां चलती है, तकलीफ होती है, रुकावट आती है उसमें। आप बहुत ताकत लगा रहे हैं लेकिन मल बाहर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है। और आपको किसी नीड होती है, हेल्प की जरूरत होती है। कुछ लोग सामने दीवार को धक्का लगाते हैं। लगाते हैं? कौन कौन लगाते हैं एक बार बताएं। सामने दीवार को कौन कौन धक्का लगाते हैं? या लगाते थे पहले? साहब मुझे धक्का लगाना पड़ता था सामने दीवार को। लगाते हैं? कुछ लोग दबे स्वर में बोल रहे हैं हाँ साहब मैं तो लगाता था, ऐसा होता है ना। जनरल है ये, ऐसा नहीं है कि साहब आप अकेले ही लगाते हैं। बहुत लोग हैं जो सामने दीवार को धक्का लगाने की कोशिश करते हैं। अब जो है वॉशरूम बड़ा हो जाता है लेकिन वो कब्ज खत्म नहीं हो पाती है ना। धक्का लगाने से क्या है, वो वॉशरूम का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, दीवार पीछे सरक जाती होगी, लेकिन कब्ज में रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखते हैं कि इसके वो क्या है, सिम्टम्स क्या है। हमारे बॉडी में ये तय हो गया कब्ज है, ये ऐसा होना चाहिए, मल का जो टाइप है इस तरीके से है, हमारे हम कितनी बार बाउल मूवमेंट कर रहे हैं, ये सब कुछ देख लिया। अब हम देखते हैं शरीर पे क्या प्रभाव आते हैं। शरीर पे क्या प्रभाव आते हैं इसके? तो शरीर पे जो प्रभाव आते हैं वो आता है, सबसे कॉमन प्रभाव है वो है हेडेक। आपके सिर दर्द रहने लगेगा। और ये आप ओकेजनली जब आपको कब्ज होता है ना तब भी आप नोटिस कर सकते हैं। जिस दिन आप लैट्रिन नहीं गए उस दिन आपके सिर में दर्द होगा ही होगा। ये सिर दर्द पहली समस्या है। दूसरा, आप माउथ अल्सर, आपके मुंह में अक्सर छाले रहने लगते हैं। और ऐसा नहीं है जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूं वो सारे के सारे एक ही व्यक्ति को हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई एक, कोई दो, कोई तीन लक्षण जो है आप फेस कर रहे हो अगर आपको कब्ज है तो माउथ अल्सर जो है, मुंह में छाले होने लगते हैं आए दिन। ठीक है। आपकी सांसों में दुर्गंध आने लगती है। आप जब बोलते हैं तो मुंह से दुर्गंध आती है, और कई लोग उसको बोलते भी है कि आपके मुंह से बदबू आती है, या आप खुद भी फील करते हैं। आपका शरीर का तापमान थोड़ा गर्म रहता है, हथेलियां वगैरह है, आपका सिर है, ये आपके गर्म महसूस होंगे। आपको प्यास ज्यादा लगती है, मिचली मिचली आती है, आपको जी मिचला जाता है एकदम से, है ना। आपको उल्टी भी आ सकती है, या उल्टी जैसा मन हो सकता है। आप ब्लोटेड फील करते हैं, फल फुलावट भरा भरा फील करते हैं, भारीपन फील करते हैं शरीर में और पेट में। आपके जो पेट है वो डिस्कम्फर्ट रहता है। कहते हैं ना कई लोग, मेरे पेट में मरोड़ियां चल रही है, मेरे पेट में चटके चल रहे हैं, या मैं जो है अलग अलग शब्दों का यूज करके पेट जो है डिस्कम्फर्ट रहता है। हम बीमार महसूस करते हैं अपने आप को, और हमारी भूख लगभग खत्म सी हो चुकी होती है। जो चीज हमें पहले बहुत पसंद थी लेकिन कब्ज आने के बाद आज हम उस चीज को खाने के लिए उतावलापन नहीं रहता है। कोई भी चीज का टेस्ट चला जाता है। कोई कह रहा है कि घर में कि आज नमक नहीं डाला क्या सब्जी में, या रोटी में नमक नहीं डाला क्या? बोले नहीं, नमक तो ठीक है। अब बाकी फैमिली मेंबर कह रहे हैं कि नहीं नमक तो ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति जो कब्ज से जूझ रहा है वो कह रहा है कि नहीं आज ऐसे लग रही है रोटी फीकी फीकी खा रहे हो, या ऐसा कोई भी दूसरे मामले में। तो हमारा टेस्ट चला जाता है। पूरी तरीके से नहीं जाता तो कुछ तरीके से चला जाता है। हमारी स्लीप जो है, नींद की जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उसका टाइमिंग बिगड़ जाता है। तो इस तरीके की नींद हम खो चुके होते हैं। ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, हम चिड़चिड़े रहने लगते हैं, ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। आप देखो बच्चा जब पॉटी नहीं जाता है ना,
तो आपने नोटिस किया होगा जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या पहले थे अब बड़े हो गए, आपने देखा होगा बच्चे जब पॉटी नहीं जाते 2 दिन 3 दिन तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जैसे ही वो फ्रेश होकर आते हैं और बच्चा वापस से खेलने लग जाता है। तो ये चिड़चिड़ाहट भी इसका एक लक्षण है। हम खुश नहीं रहते हैं, सामने कोई चुटकुला सुना रहा है, अच्छी बात बता रहा है, सबको हंसी आ रही है, हमें हंसी नहीं आ रही है। ठीक है। ऑल फॉल स्मेलिंग विंड, यानी कि बदबूदार हवा भी पास होती है। ठीक है। रात में पसीना ज्यादा आने लगता है, सर्दियों में भी पसीना आता है। कान के पीछे से पता चलता है कि पसीना निकल रहा है, क्योंकि बॉडी में गंदगी पास नहीं हो पा रही है। और हमारे कमर में दर्द, बैक पेन और घुटनों में दर्द भी हम महसूस करने लगते हैं जब एक्सट्रीम लेवल पर हमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। अब कॉन्स्टिपेशन के 10 कारण ये हमने लक्षण देखे थे। पहले हमने ये जाना था कि कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है, क्या समस्या है, बीमारी है क्या। दूसरी बार हमने जाना कि इसके बॉडी में सिम्टम्स क्या आते हैं। अब हम 10 कारण जानेंगे जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर हम हमारे भोजन में फाइबर की मात्रा अच्छे से इंटेक्ट नहीं कर रहे हैं जितनी चाहिए होती है, रिकमेंडेड जो हमारा फाइबर की जो मात्रा अगर हम बॉडी में नहीं ले रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिपेशन होना तय है। आज कोई भले ही डंके की चोट पे कहता हो कि मैं तो फ्रूट्स भी नहीं खाता, सलाद भी नहीं खाता, ये भी नहीं लेता, वो भी नहीं लेता, फिर भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ज्यादा दिन तक खैर नहीं मना रहा है। वो व्यक्ति वो इंतजार कर रहा है कि मेरे जो कॉन्स्टिपेशन है वो एक्सट्रीम लेवल का हो जाएगा, तब वो बोलेगा हाँ ये प्रॉब्लम मुझे है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये हमारे डाइजेशन रिलेटेड इशू है। और डाइजेशन का जो न्यूट्रिशन जो मैंने पहले बताया वो केवल मात्र फाइबर है। आप अपनी बॉडी में कितना ही प्रोटीन दे दीजिए, आप अपनी बॉडी में कितना ही कैल्शियम डाल दीजिए, आप अपनी बॉडी में कितना ही ओमेगा, विटामिन सी, विटामिन ई, B12, अलाना फलाना, कितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशंस बॉडी में डाल दीजिए, लेकिन आपके डाइजेशन सिस्टम को तो फाइबर ही चाहिए। और इसकी आप अगर कमी रखते हैं तो हमारे को हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर आप पानी की मात्रा, अगर दिन में 3 से 4 लीटर भी पानी नहीं पी रहे हैं या उतना नहीं पी रहे हैं जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये, क्योंकि ये तो होनी ही है ना आपके। अगर 2 3 दिन भी आप फ्रेश होने नहीं जा रहे हैं, बड़ी आंत ने आपके मल में से सारा पानी सोख लिया, अब आप पानी नहीं दे रहे हैं या ऑलरेडी पानी नहीं देते हैं, तो फिर तो कब्ज होनी ही होनी है। ठीक है। अगर आपके गट हेल्थ में बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो चुका है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की जो हमारे गट सिस्टम में कॉलोनी होती है, मोहल्ला होता है, इसमें जब गुड बैक्टीरियाज कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरियाज की संख्या ज्यादा हो जाती है, तब भी ये शिकायत होने लगती है। सर्टेन मेडिकेशंस, अगर आप किसी दूसरी बीमारी की दवाइयां खा रहे हैं, उसके प्रभाव से भी, दवाइयों के प्रभाव से भी आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। ठीक है। इसमें जो है हाइपोथायराइड जिन लोगों को होता है उनकी दवाइयों से भी आपको कब्ज की प्रॉब्लम फील हो सकती है। सर्टेन मामलों में डायबिटीज की दवाइयों से भी आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका जो सॉल्ट है, उसका जो mg है, वो तय करता है कि डायबिटीज की कौन सी दवाई से हमें कब्ज रहने वाली है। ये डॉक्टर्स ज्यादा अच्छे से समझते हैं और बता पाते हैं। ठीक है। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मैं बहुत अच्छा खा रहा हूं, मैं फाइबर भी अच्छा ले रहा हूं, लेकिन अगर आप कोई मेडिकेशंस पे हैं, तो उसका प्रभाव भी आपके शरीर पर पड़ता है, डाइजेशन पर पड़ता है। टू मच सप्लीमेंट कैल्शियम और आयरन, आयरन की जितनी भी दवाइयां वो सप्लीमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, हर हर चीज की अपनी एक मात्रा तय है। अगर आप जरूरत से ज्यादा कैल्शियम, देखो तय मात्रा तक तो आप कैल्शियम ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी की नीड है। अगर वो नहीं देंगे तो दूसरी परेशानी आएंगी। और उससे अगर ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हम कैल्शियम और आयरन बॉडी में डालते हैं, तो उस स्थिति में भी हमें कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, अति तो पानी की भी खराब है, अति तो पानी की भी खराब है। ठीक है। ईटिंग टू मच डेयरी प्रोडक्ट, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा आप डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे पनीर हो, चाहे आपका बटर हो, चाहे घी हो, चाहे दूध हो,
बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप खाते हैं, इसको इंटेक करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ईटिंग टू मच शुगर एंड अनहेल्दी फैट, अगर आप चीनी की मात्रा ज्यादा लेते हैं, क्योंकि चीनी क्या करती है, भोजन को, खाए हुए भोजन को गरिष्ठ करती है, भारी करती है उसको। मीठा, चीनी से मतलब कोई भी मीठा है, ठीक है, तो उसको गाढ़ापन लाता है उसमें, और फिर गाढ़ेपन की वजह से पानी बाहर नहीं निकल पानी का और गाढ़ेपन का एक बैर होता है, आप देखिए। तो हमें क्या करना है, शुगर जो है हमारी, उस पे ध्यान देना है, क्या हमारा शुगर इंटेक ज्यादा है, तब ध्यान देना है जब हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। जब तक समस्या नहीं आती तो हम ध्यान भी नहीं देते। और अनहेल्दी फैट्स, यानी कि जो अनहेल्दी फैट्स जब हम खाते हैं, उस स्थिति में भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। डिप्रेशन का सीधा सीधा संबंध, अगर आपको कब्ज है और आप डिप्रेस्ड रहते हैं तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। डिप्रेशन हमेशा अपने साथ कॉन्स्टिपेशन लेकर आता है ज्यादातर मामलों में। अपवाद हर जगह हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में अगर आप डिप्रेस्ड रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, तो आपको, आप देखिए, जिस दिन हमें कोई चिंता आ जाती है ना, हमें उस दिन लैट्रिन नहीं आती है। क्यों मोहन सर? जिस दिन हमें चिंता आ जाती है ना, अब हमारे आपने देखा होगा, हम सुबह उठे, हमें फ्रेश होने जाना ही है कि कोई कॉल आ गया, गलत कॉल आ गया, और कोई गलत खबर आ गई सुबह सुबह, फ्रेश होने के टाइम, तो आप ये एग्री करेंगे, उस समय हमारा बॉवल मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमें फ्रेश होने का बिल्कुल डाइवर्जन, चिंता से, डिप्रेशन से। और अगर आप डिप्रेशन में, अवसाद में रोजाना रहते हैं, रोजाना चिंतित रहते हैं, सोचते ज्यादा है, आगे की बातों को लेकर सोचते हैं, बीते हुए को सोचते हैं, वर्तमान में घर की परिस्थितियां या किसी और समस्या को लेकर अगर आप लगातार सोच रहे हैं, तो कब्ज आपको हो सकता है। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक जो गतिविधि है, शारीरिक जो आपकी एक्टिविटी है, अगर वो कम है, तो इसका मतलब है आप कब्ज की प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। लेक्सेटिव्स जो यूज करते हैं, लेक्सेटिव्स मतलब, अगर आपको जो, मान लीजिए प्रॉब्लम है, तो आप इसको रिमूव करने के लिए आप कुछ दवाइयां खाते हैं, है ना, कुछ उपाय करते हैं। कोई आप ऐसी चीज खाते हैं कि जिसके खाने के बाद आपको प्रॉब्लम, ये आपका जो कब्ज है, वो उस दिन के लिए रिमूव हो जाता है। होता है ना, ये चूर्ण आते हैं, लैक्सेटिव दवाइयों के रूप में भी आते हैं, चूर्ण के रूप में भी आते हैं, और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स के रूप में भी आते हैं, ठीक है ना, जिसमें मरीजों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे एक नाम मुझे ध्यान नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं, जो मरीज होते हैं उनको यूज किया जाता है उसको। तो इस तरीके की चीजें भी हमें उस समय तो रिलीफ दे देंगे, उस समय तो रिलीफ दे देंगे, लेकिन इसके लगातार उपयोग के कारण वो जो हमारी कब्ज की समस्या है, वो कम तो नहीं होती है। खत्म जरूर हो सकती है उस दिन के लिए, लेकिन उसकी जो गिरावट है वो कम नहीं होती, वो जो उसकी गिरावट नहीं होती है, बल्कि वो समस्या और ज्यादा जटिल होती जाती है, और हम उसके आदी हो जाते हैं। अब मैंने कुछ लोगों को देखा है, साथ में हमेशा वो एक चूर्ण आता है, कायम चूर्ण के नाम से है, और पेट सफा, रोग दफा, ऐसा कुछ करके जो है, चूर्ण यूज करते हैं, गोलियां खाते हैं। बोले काई की गोली है, बोले खाना खाने के बाद लेता हूँ वरना मुझे कब्ज हो जाता है, हो जाती है। तो इन चीजों से हमें बचे, हमेशा रूट कॉज पे ध्यान दे, बजाय रेमेडी के। रेमेडी मतलब इंस्टेंट रेमेडी जो हम करते हैं ना, वो करने की बजाय हमें रूट कॉज पे ध्यान देना चाहिए। ये कुछ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कुछ चार्ट के माध्यम से बताया गया है, कुछ भोजन है जो हमें हमारे कॉन्स्टिपेशन को, हमारे डाइजेशन को स्लो करते हैं, और कुछ इधर जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, ये हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें, जिसमें लो फाइबर फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, मीट से रिलेटेड जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, चीज, मिल्क, आइसक्रीम, शुगर, डेजर्ट, मिठाइयाँ, ठीक है, चॉकलेट्स, कैफीन अत्यधिक मात्रा में, और बिल्कुल जो लो कैटेगरी का होता है वो और बनाना, है ना, बनाना भी दुश्मन होता है कब्ज के लिए। तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। तो खाना क्या है,
हमें हाई फाइबर फूड्स खाने हैं जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। मोटा अनाज खाना है, हमें फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स खाएं तो भैया छिलके सहित खाएं। छिलका हटा के, मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है अपने बच्चे को एप्पल का छिलका हटा कर देते हैं। मैंने देखा है और मैंने टोका भी है। पहले गलती किसी समय में मेरे घर में भी हो रही थी। तो ये जनरल है, बच्चे को पसंद नहीं है। बादाम का छिलका हटा कर देते हैं। बहुत से ऐसे फ्रूट्स है, जो है खीरा हम खाते हैं तो खीरे के ऊपर से भी छिलका हटा लेते हैं। ये गलतियां ना करें। कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल है, केले जैसे अब केला है, केले का हम छिलका बिना हटाए नहीं खा सकते। वो एक कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर हम हर फ्रूट का, वेजिटेबल का छिलका हटाकर खाएंगे तो उससे मिलने वाला जो फाइबर है, वो पता है कौन खाएगा? वो कौन खाता है? वो हमारे कॉलोनी में जो गाय भैंस होती है ना, हम क्या करते हैं, माताएं बहनें क्या करती है कि आटा होगा उसको छानेंगी और उसको एक तरफ, छिलके सब्जियां जो है उनको हटाएंगी एक तरफ। ठीक है, जितने भी छिलके वगैरह और वो गेहूं में से जो फाइबर होता है ये सब निकल जाता है। अब जो इंसान को खाना चाहिए था वो कौन खा रहा है? जो इंसान को खाना चाहिए था वो हमारे गाय भैंस खा रहे हैं। यही करते हैं सब। रसोई में ये जो कचरा होता है ना, जिसे हम कचरा बोलते हैं, फल सब्जियों के छिलके, आटा छानने के बाद जो वो क्या कहते हैं इसको, फाइबर निकलता है वो, ये सब पता है कौन खा रहे हैं? कॉलोनी में जानवर खा रहे हैं। इस यही कारण है कि गाय को कभी चाय पीने की जरूरत नहीं पड़ती सुबह सुबह, वो अपने टाइम पे गोबर कर लेती है, फ्रेश हो जाती है कि नहीं हो जाती? हो जाती है ना। उसको बीड़ी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है कि थोड़ी सी बीड़ी पी लूं और फिर जाके मेरे को लैट्रिन आएगी, वो नहीं करती है। उसका टाइम फिक्स है, वो सुबह करे, उसको गोबर करना है वो कर देती है। क्यों? क्यों चोकर बोलते हैं उसको, हाँ, जो अनाज में से छानने के बाद निकलता है ये फाइबर होता है बेसिकली। हाँ, इसमें कोई गड़बड़ हो, कंकर हो, पत्थर हो, या कोई जानवर हो, वो तो आप अलग कर सकते हैं, ये खाने का होता है। तो गाय भैंस को, जानवर को कभी भी जो है ये बीड़ी, सिगरेट, पानी, चाय, साहब जब तक चाय नहीं पीऊँ ना, मेरा तो जो है ना मोशन ही नहीं होते हैं मुझे तो। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपको जो फाइबर खाना चाहिए था आपने गाय को डाल दिया, भैंस को डाल दिया, तो फायदा उसको मिल गया। और हम क्या खा रहे हैं? हम नॉन फाइबर फूड खा रहे हैं। इस वजह से हमें कायम चूर्ण लेना पड़ता है, टैबलेट लेनी पड़ती है, गोली लेनी पड़ती है, बीड़ी पीनी पड़ती है, पानी पीना पड़ता है, चाय पीनी पड़ती है ना। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करेंगे। और ये कुछ फूड्स है, आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ चीजें हैं, टेक, ईट, अवॉइड एंड प्रैक्टिस। टेक, ईट, अवॉइड एंड प्रैक्टिस। तो हमें टेक जो है, हम जो कब्जियत को ना आने देना, और कब्जियत हो गई है तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाएं बॉडी में, प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ाएं, और सीड्स का यूज करें। अलग अलग सीड्स आते हैं, बीज आते हैं, उनका यूज करें। ये तो हमें लेना है। ईट क्या करना है? हाई फाइबर फूड्स हमें, जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। पानी हमें लेना है। और कुछ वार्म लिक्विड जैसे लेमन टी, बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में फ्रेश एनर्जी ड्रिंक रखी है, हम इसका यूज करते हैं। तो इस रूप में भी हमें कुछ लिक्विड लेते रहना होता है। अवॉइड क्या करना है? प्रोसेस्ड फूड। मार्केट में जितने भी फूड आते हैं लगभग से ऑलमोस्ट सब प्रोसेस्ड होते हैं। कोई ना कोई उनके ऊपर प्रयोगशाला में उसके ऊपर कोई काम किया होता है, कुछ ना कुछ उसको बदलाव करने के लिए, टेस्ट बदलने के लिए उसको प्रोसेस किया जाता है। इन फूड से हमें बचना होगा। अल्कोहल, शराब, किसी भी रूप में धूम्रपान, शराब, ये सब चीजों को हमें अवॉइड करना होगा। और डीप फ्राइड फूड, जो तेल में से तलकर बाहर निकलते हैं, ऐसे फूड को हमें अवॉइड करना होगा। और प्रैक्टिस हमें करनी है रेगुलर एक्सरसाइज की। हम शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं। इसके अलावा स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज पे भी हमें फोकस करना होगा। हम यहाँ पर साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, ये उसी का एक पार्ट है। और इसके अलावा दूसरे भी बहुत से तरीके होते हैं जब आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, साइलेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पर हम यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। देन उसके बाद हमारा जो, मेरा जो अनुभव रहा है, वो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। अगर आप घर के भोजन से, घर की रसोई से अगर आप इनफ मात्रा में
फाइबर नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप बहुत हद तक कब्ज से परेशान हैं, आप खुद शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इस स्थिति में जिसने मेरा जीवन बदला है, जिसने मेरे परिवार की सेहत को बदला है, वो आपके सामने नजर आ रहे हैं। मैं डेली बेसिस पर यहाँ पर एक ये एक्टिव फाइबर जो टैबलेट है वो मैं यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इसको फाइबर रूप में, जो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, इसके रूप में मैं इसको, और एक ये एलो प्लस की टैबलेट फॉर्म, बाकी सिंपली प्रोबायोटिक मेरे इसमें अभी डला हुआ है। इसके अलावा हर्बल एलो कंसंट्रेट का एक ढक्कन, एक कैप इसमें डली हुई है, और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास, इस सिस्टम के पास, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के पास डाइजेशन हेल्थ को लेकर बहुत अच्छी एक रेंज हमारे पास है, जो आप देख पा रहे हैं। हर्बल एलो कंसंट्रेट है, और इस ये टैबलेट फॉर्म में भी है, दुनिया की एकमात्र एलोवेरा की टैबलेट जो कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन बनाती है, ये हम सभी के घरों में है। देन इसके बाद एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, जिस फाइबर की हम बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल का हमारा भोजन इतना गरिष्ठ हो चुका है, इतना खराब हो चुका है, कि हम चाहकर भी फल सब्जियों से, भोजन से वो फाइबर उतना नहीं ले पाते जितनी हमारी आवश्यकता है। और अगर ले भी पा रहे हैं तो उसमें केमिकल और पेस्टिसाइड हमारे साथ जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, एक जिक्र हुआ था यहाँ पर गुड बैक्टीरियाज का, तो आप जो ये देख रहे हैं सिंपली प्रोबायोटिक, ये गुड बैक्टीरियाज का एक सोर्स है। जब हम इसको इंटेक करते हैं तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ती है, और ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है, हमारा गट सिस्टम अच्छा होता है। अगर किसी को कब्ज के अलावा भी दूसरी भी कोई डाइजेशन रिलेटेड इशू है, वो भी इससे बहुत अच्छे तरीके से क्योर हो जाते हैं। मैं पर्सनल रिजल्ट ये है, बच्चों को कभी भी बुखार आता है या कोई उल्टी या दस्त जैसी प्रॉब्लम फेस होती है, तुरंत प्रभाव से उनके पानी में, वैसे तो उनके डायनो शेक में एक पाउच रोजाना डलता है, लेकिन जब ये मौसम को देख के परिस्थितिवश अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो सिंपली तरीके से आप प्रोबायोटिक का एक सेशन में पानी में या किसी भी दूसरे रूप में उनको देकर, मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं कि इतने अच्छे परिणाम रहते हैं। तो और अब हम बात करेंगे, माधुरी मैम बात करेंगी कि क्या एक्सपीरियंस हमारा रहा है डाइजेशन सिस्टम को लेके, कॉन्स्टिपेशन को लेके, और उसके बाद कोचेस की सलाह से जब हमने न्यूट्रिशन ऐड किया, ये क्यों बताया जाता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। वैसे मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ आज के सेशन के लिए। ये क्यों बताया जाता है, क्योंकि बहुत से क्लब मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं है कि मोटापे पतलापे के अलावा भी लोगों का जीवन यहाँ बदल रहा है, लेकिन उसके लिए हमें एडिशनली एक न्यूट्रिशन एड ऑन करना पड़ता है। उसकी जानकारी आखिरी पीपीटी में मेरे द्वारा दी गई है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू माधुरी मैम। बहुत ही अमेजिंग नॉलेज शेयर करके। सो थैंक यू सो मच सर, शेयर करी बहुत ज़्यादा टेक्निक। जस्ट अ मिनट, कोई टेक्निकल इशू। ओके सर, आई एम विजिबल। ओके ओके। सो मैं सर का बहुत बहुत थैंक्स कर, क्या ओके, तो शायद कोई टेक्निकल इशू है, तो आगे सेशन को मैं ही कंटिन्यू करता हूँ। ओके है माधुरी मैम? यस सर, यस। ओके, ओवर थोड़ा टू यू। टेक्निकल इशू आ रहा है कुछ। कोई बात नहीं, ओवर टू यू। ओके, आप सभी का थैंक्स, और हम सभी है ना सर का थैंक्स कहेंगे। सर इट इज़ विजिबल ना? मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ इशू आ रहा है। विजिबल है, बट मैम वो थोड़ा सा स्क्रीन पर जो है ना,
कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप कर लो सर, कंटिन्यू सर। हाँ, किशोर, कंटिन्यू आप ही कर लो सर। आप ले लो सर। ओके, अब ठीक है। चैलेंज आ रहा है थोड़ा सा। अभी अभी ठीक है माधुरी मैम, अभी ठीक है। सो हम आगे कैरी आउट करते हैं। सॉरी फॉर टेक्निकल इश्यूज, है ना, मैं आपसे सभी से माफ़ी चाहती हूँ। आप सभी जिनको भी ये प्रॉब्लम थी, जो ये अभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो सभी टेक्निकल हैंड रेस करेंगे। क्योंकि हम हिचकिचाते हैं, हम ये ना ये प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करते, हमें लगता है कि हमें ये छुपाने की होती है। इसमें कोई शर्म झिझक की बात नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम हो सभी के साथ होती है। सो हम बात करेंगे, हम चलते हैं। सबसे पहले भरत सर, भरतलाल सैनी सर, आप अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। जी सर, बताइए आज का सेशन कैसा लगा। मैम, आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से केशव जी ने समझाया है। और ये एक अपनी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक के लिए लागू होता है। अगर इस सिस्टम को गड़बड़ हो जाती है, इसमें कहीं प्रॉब्लम्स आती है, तो अपनी पूरा का पूरा जो एक अच्छी फिटनेस आनी चाहिए वो नहीं आती है। और अपन मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से अपन बिल्कुल बहुत ही इरिटेबल रहते हैं। और एक दिमाग में ये रहता है कि कैसे होगा, ये सब कुछ कैसे होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो प्रभावित होता है वो बहुत कई कारण है मैम। एनसीसी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो हर सिस्टम को हमको बारीकी से समझाती है, बताती है। तो मैंने मैम इस सिस्टम के माध्यम से अपने 3 महीने 12 दिन में अपना 16 किलो फैट लॉस किया है। और मुझे ठीक है। कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा इशू था मैम। यस सर। मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। जी, तो मैम ये है कि मेरे पास अभी भी ये प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन मैं पहले से मेरा मात्र 20% रह गया है ये सिस्टम। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ एनसीसी को, और सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे कोच को, नरेश सिंह जी को। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से एक दिन गाइड किया था। हालांकि मैं मेडिकल से हूँ, और हमारा सिस्टम ये रहता है कि हम कोई भी चीज होती है तो हम मेडिकल में दवाई का यूज करते हैं। जी और सर। दवाई से क्या होता है कि वो सिस्टम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता। लेकिन मैंने इसको नेचुरल तरीके से मेरे कोच के माध्यम से मैंने इस सिस्टम को बहुत बारीकी से इसको जो है किया है। और मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और अपने 3 साल से मैं अपने इस वेट को मैनेज किया हुआ हूँ। थैंक्स। थैंक यू मैम। थैंक यू। क्लैपिंग करेंगे। सर ने 3 साल से अपनी इस चीज को मेंटेन करके रखा है, और प्रॉब्लम हर किसी को फेस हो सकती है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे मेडिकल उससे हो। तो क्योंकि मैं खुद फार्मासिस्ट थी, और लगता था सब चीजें मेडिसिन है ना, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया ही दवाइयों से बनी हुई है, उसी से हम क्योर होंगे। सो हम नेक्स्ट चलते हैं परवीन सर के पास। परवीन सर, आप अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, बताइए कि आप क्या ऐसी प्रॉब्लम से को फेस कर रहे थे, और आपने क्या सॉल्यूशन किया फिर। बिल्कुल मैम, मैं जो कि आज कब्ज की प्रॉब्लम थी मैम, मैं बिफोर कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। मुझे फ्रेश होने के लिए भी कम से कम आधे घंटे बैठना पड़ता था। और मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे बढ़े हुए वजन की वजह से मेरे घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। कहते हैं ना कि कोड़ में खाज वाला काम होता है। मतलब मैं वॉशरूम में बैठ कर के कई बार तो ये होता था कि यार क्या जिंदगी हो गई है, क्योंकि बैठा नहीं जाता था, कब्ज की प्रॉब्लम। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। तो मैं तो थैंक्स करता हूँ इस कम्युनिटी का, और जो मेरे वेलनेस कोच है ममता मोहन जी का, उनका, कि जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी के बारे में बताया। देन उस मैंने अपना अमेजिंग यहाँ से अपना 21 kg वेट लॉस किया सबसे पहले। घुटनों का दर्द मेरा पूरी तरह से रिमूव हुआ। और कब्ज तो आज ऐसे भूल चुका हूँ, बिल्कुल ही छू मंतर हो चुकी है कि अब तो बिल्कुल ये लगता है कि 2 मिनट में गए और आ गए। जी तो सर। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि जैसा अभी सर ने बताया कि फाइबर, मैंने जब से इस कम्युनिटी में आया तो जो भी हमारे को यहाँ पे चाय नाश्ता दिया जाता है उसके साथ में जो भी एडिशनल जो न्यूट्रिशन हमारे को बताया जाता है, जैसे मैंने फाइबर मैंने अपने डाइट में इसको प्रॉपर लेना स्टार्ट किया, एलो प्लस लिया। तो जैसे जैसे मेरे को गाइड करते गए मेरे कोच, तो मैम जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया मैंने वैसा वैसा माना। और आज अपना 21 kg वेट लॉस करने के बाद में भी आज मुझे लगभग 4.5 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसी वेट को मैं मैनेज कर रहा हूँ। देन आज पूरी तरह से अपनी एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करता हूँ मैं। अमेजिंग। सर ने बहुत ही अमेजिंग अपना रिजल्ट लिया है, और उन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम थी, जो वो ओबेसिटी के कारण उसको सर वो फेस कर रहे थे, और उन्होंने इसको यहाँ पे क्योर किया है। और जो भी हमें बताया जाता है एडिशनल में, जो भी चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए है। यहाँ कोई मोटा पतले का काम नहीं है ना, यहाँ पे हमारी पूरी लाइफ स्टाइल पे काम किया जाता है। तो थैंक यू परवीन सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, पुष्पेंद्र सर, आप अनम्यूट करेंगे।
जी मैम नमस्ते, गुड नमस्ते मॉर्निंग सर। सभी को। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। जी सर, बताइए कि आपने यहाँ से क्या अपना अमेजिंग रिजल्ट लिया है और क्या आपको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी? हाँ जी मैम, फेस में भी कर रहा था और मैंने इस कम्युनिटी के द्वारा 8 किलो मसल गेन किया इस कम्युनिटी के द्वारा। तो उससे पहले मेरे को कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी। मैं खाना खा लेता था ना मैम, तो मेरा पेट एकदम फूल जाता था। फिर मैं घर पापा को बोलता था, पापा मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है ये, तो बेटा खाना कम खाएगा। और मैं रोटी ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन वो इस तरह की मेरी प्रॉब्लम थी और पेट मेरा फूल जाता था। तो उससे मेरा इसमें बहुत बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट मिला कि वो समस्या अब नहीं है बिल्कुल भी मेरे को। और डाइजेशन की समस्या तो थोड़ी बहुत थी मेरे को, जैसे छाले छाले हो जाना है। और मेरे 7 दिन में 8 10 दिन में 15 दिन में मेरे छाले होते रहते थे। पर पूरा महीने को 10 8 दिन ऐसा रहता था मैं कि हाँ मैं ठीक हूँ मैं। नहीं तो ज्यादातर 20 25 दिन में ऐसा रहता था कि मेरे को कुछ कुछ समस्या है, लेकिन वो उसका समाधान मेरे को मिल नहीं रहा था। मैं हमारे घर में पहले क्या कि हर घर में एक चूरन डब्बा रहता था मैं, कि सब लोग चूरन डब्बा लेते थे, है ना। तो मैं भी लेता था, पापा लेते थे, दादी लेते थे, तो वो लेते थे, मैं भी लेने लग गया उनको। तो लेकिन उसको उससे मेरे को कोई समाधान नहीं मिल रहा था। लेकिन थैंक्स कहना चाहूँ मेरी कम्युनिटी के द्वारा, जो आज 5 साल हो गए इस कम्युनिटी के, तो हमारे घर में कोई कोई चूरन डब्बा नहीं है, कोई डाइजेशन वाली कोई गोली रहती नहीं है। वे तो एकदम जो चाय नाश्ता यूज करते हैं, उस नाश्ते से आज हमारा बिल्कुल हेल्दी लाइफ स्टाइल बिल्कुल एकदम अच्छा हो गया है। और थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरे लालचंद जी को, जिन्होंने मेरी इस कम्युनिटी के द्वारा मेरे इंट्रोड्यूस करवाया था। थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी पूरी फैमिली ने, और आपने बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिया है। और अभी सर ने बताया कि सबके घर में कायम चूरन, फला फला जैसी चीजें रहती है, और हमको लगता है कि ये सब चीजें करने से या चाय पीने से या बीड़ी सिगरेट या जो भी टबेको वो यूज करते हैं, वो सिर्फ एक हमारी मानसिकता होती है, मेंटल मेंटल जो हमारे दिमाग में रहता है वो रहता है। सो थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चलते हैं सुप्रिया मैम। सुप्रिया मैम, आप अनम्यूट करेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, बताइए कि ये आपको आज की नॉलेज कैसी लगी और क्या आप भी ऐसी चीज को फेस कर रहे थे? बहुत शानदार, अमेजिंग लगी मैम, बहुत अच्छी थी। मैंने भी कम से कम मैं 5 साल से बहुत ज्यादा परेशान थी कब्ज से। वैसे तो और भी बीमारियां थी, लेकिन कब्ज से जो आज कब्ज की जो बात है उसको लेके मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने है ना जो प्रोबायोटिक और वो एलो वाला ये सब मैंने यूज में लिया ना, उसके बाद से मेरी कब्ज बिल्कुल खत्म हो गई। वैसे तो 15 दिन में मेरे को नॉर्मल हो गया था, क्योंकि मैंने जब से क्लब ज्वाइन किया था ना उसके बाद से मेरे को अच्छा लगने लग गया था। लेकिन फिर भी है ना कई बार जैसे बीच बीच में हो जाता था। तो उसके बाद जब मैंने ये न्यूट्रिशन ऐड किया उसके बाद मैं बिल्कुल कंटिन्यू अच्छी हूँ सर। मैं बीच बिल्कुल बीच में बढ़िया। इसलिए हो जाता होगा कि जो पानी की क्वांटिटी आपको कोचेस बताते हैं, हम उसको स्किप कर जाते हैं, हमारे माइंड में मैम रहता है। हाँ। वो चीज भी थी, और कई बार क्या था कि जैसे फास्ट करते थे ना तो व्रत के दौरान मतलब है ना जो भूखे पेट रहते थे ना सारे दिन, तो उससे भी मेरे कब्ज होती थी, पहले भी होती थी। और कई बार जैसे अभी भी हो जाती है ऐसे, लेकिन अब पहले जितनी वो बात नहीं है, अब अच्छा लगता है मतलब है। थैंक यू सुप्रिया मैम, आपने बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिया। 5 साल से आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे और आज वो बिल्कुल क्योर है। थैंक यू सो मच सुप्रिया मैम। टाइम की थोड़ी बाउंडेशन है, सो मैं थोड़ा इसलिए कर पा रही हूँ। नेक्स्ट है प्रहलाद सर। प्रहलाद सर, आप अनम्यूट करेंगे? गुड मॉर्निंग सर। अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा आपके पास, आप अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जी सर। जी बताइए सर कि आज की नॉलेज जो है आपको कैसी लगी और क्या आप इस चीज को फेस कर रहे थे और कितने समय से फेस कर रहे थे? यस मैम, आज की नॉलेज जो थी बहुत ज़बरदस्त अच्छी थी। और मैं 5 साल से मैं भी इसी पोजीशन को लेके चल रहा था। इस कम्युनिटी में आया था, मेरी वाइफ का वेट बढ़ा हुआ था। कब्ज के लिए नहीं आया था, लेकिन मैं ये सेशन रोज सुनता था, तो यहाँ से मुझे नॉलेज मिली। और मेरा कब्ज इतनी ज़्यादा थी कि कब्ज की वजह से मेरे हिचकियाँ ज़्यादा चलती थी, हिचकियाँ रुकती नहीं थी। दवाई ले रहा था 5 साल से, लेकिन कोई आराम नहीं आया था। और जैसे जैसे मैंने यहाँ से न्यूट्रिशन इंटेक किया, आज मेरी सारी प्रॉब्लम, 3 साल से कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ मैं, मेडिसिन लाइफ फ्री जी रहा हूँ। और मेरे जो एसिडिटी बनने के बाद में जो हिचकियाँ चलती थी वो भी 3 साल से बिल्कुल क्योर है। और मैं अच्छी जीवन शैली अपना रहा हूँ और कोई परेशानी नहीं है मुझे। और आपकी वाइफ ने क्या रिजल्ट लिया सर? मेरी वाइफ ने 34 किलो वजन कम किया है। क्लैपिंग करेंगे और ना? आज 3 साल से 34 kg वेट रिड्यूस किया है जी सर। 3 साल से मेंटेन करके चल रहे हैं। और मेरी कब्ज की वजह से मेरा वेट कम होता जा रहा था, और आज मैंने 8 से 10 किलो वेट मैंने बढ़ाया है यहाँ से। और अमेजिंग लग रहा है मुझे, खुद को बहुत अच्छा लगता हूँ मैं।
कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दिया, आपका भी आपकी वाइफ का भी, और जो भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हम खाएंगे कहाँ से, और जब हम कुछ फूड इंटेक नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी ग्रोथ कैसे करेगी। तो थैंक यू सो मच प्रहलाद सर, आपका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, और आप ऐसे ही बने रहे, है ना, अच्छा लगता है आप सभी को ऐसे देखते हुए। सो आप सभी का थैंक्स जिन्होंने हैंड रेस किया है, और जो नहीं कर पाए हैं, है ना, किसी टेक्निकल इशू की वजह से या जिससे नहीं हो पा रहा है, उनका सभी का थैंक यू, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है बहुत ज़्यादा आगे टाइम जा चुका है। सो केशव सर का अगेन थैंक्स कहूंगी मैं, और हम सभी एक बार अनम्यूट होके बहुत प्यार से टाटा बाय बाय कहेंगे, और केशव सर का थैंक्स कहेंगे, थैंक यू सो मच केशव सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमेजिंग सर, सेशन। थैंक यू, Thank you, थैंक sir. यू, Thank थैंक you. यू, Thank you. Thank you. Thank you so much, Keshav sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.